हम चर्चा करने वाले हैं कि वह कौन सा कारण था जिसकी वजह से गवर्नर से अधिकार छीन लिए गए और एक समिति को वो अधिकार दे दिया गया। अब सवाल ये है कि किसके अधिकार और कौन से अधिकार, एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। एक कहानी के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इनको देख करके ही समझ में आ रहा है कि ये कौन व्यक्ति होंगे। इनके बारे में बताने की ज़रूरत है, जो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो एक कहानी को समझते हैं। हुआ क्या था, वित्त मंत्री एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहाँ पर एक मीडिया कर्मी आया और उसने पूछा कि मंत्री जी, आपके शासनकाल में ग्रोथ रेट बहुत कम है। मंत्री जी ने कहा, ऐसा कैसे? ग्रोथ रेट कहाँ कम है? पत्रकार ने आंकड़े के आधार पर सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि जो आपसे पिछली पार्टी की सरकार थी, उस पार्टी की सरकार में ग्रोथ रेट 8% थी। आपकी पार्टी की सरकार है, आप ग्रोथ रेट बढ़ाना है चिल्लाते रहे, लेकिन आपके शासनकाल में 1% कम है। ये तो गड़बड़ है, पीछे आप जा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि आरबीआई इसके लिए जिम्मेदार है? नेताजी को मौका मिल गया, मतलब मंत्री जी को मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि हाँ, आरबीआई के गवर्नर इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये व्यक्ति आरबीआई के गवर्नर हैं। अब ये हुआ कि आखिर आरबीआई के गवर्नर कैसे जिम्मेदार हैं? नेताजी ने कहा कि आपको पता है, अब वित्त मंत्री हैं तो इतना तो पता होगा ही, कि आरबीआई के गवर्नर मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हैं। उनके पास ही इकलौता उनके पास अधिकार है और वो मौद्रिक नीति, 2 प्रकार की मौद्रिक नीति का प्रयोग करते हैं। उन्होंने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग किया, यानी कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग किया। उन्होंने ब्याज दर को बढ़ा दिया, बैंकों को ब्याज दर अधिक ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ा। इसकी वजह से बैंकों ने भी अपने ग्राहकों को अधिक ब्याज पर ऋण दिया। तो सभी जो ऋण लेने वाले थे, सभी लोगों ने नहीं लिया, कुछ लोगों ने लिया। और मैं आप लोगों को पहले की क्लास में बता चुका हूं कि अगर आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने के लिए कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है, तो उसका विपरीत प्रभाव होता है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पर। नेताजी को ये पता था, उन्होंने ये बता दिया। अब ये बात हो गई, यहाँ तक बात उस सभा की थी। नेताजी गए तमतमाते हुए, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ गया था और आंकड़े के साथ मीडिया कर्मी ने सिद्ध कर दिया था। नेताजी को अच्छा नहीं लगा। अब नेताजी भागे भागे पहुंचे कहाँ पर? गवर्नर के पास। और उन्होंने कहा, करवा ली बेइज्जती, हो गई संतुष्टि? क्यों कर रहे हो ये सब? विपक्ष के कहने पे कर रहे हो क्या? विपक्ष के एजेंट हो गए हो क्या? ये जाते ही बरस पड़े। इन्होंने समझा दिया। इन्होंने कहा, रुकिए ज़रा, सब्र करिए, ठीक है? आप मुझे निरहू समझ रखे हैं क्या? अरे निरहू आप होंगे, मैं नहीं। मुझे केवल ग्रोथ रेट नहीं ध्यान रखनी होती है, मुझे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना होता है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, मेरे पास पर्याप्त अधिकार है। और मुझे केवल आपके ग्रोथ रेट से मतलब नहीं है, मुझे आम जनता के हित से भी मतलब है। आरबीआई के गवर्नर ने बता दिया। उन्होंने कहा, अच्छा बहुत बोल रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं, बहुत नहीं बोल रहा हूँ, जो सही बात है वही बोल रहा हूँ। और राजनीति आप करते हैं, राजनीति से मुझे मतलब नहीं है। मुझे तो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ प्लस जनता का हित ध्यान रखना है, ठीक है? इन्होंने इतनी बात कह दी। नेताजी को बुरी लग गई। नेताजी ने कहा, अच्छा करते हैं तुम्हारी व्यवस्था। अब ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर थोड़ी हैं कि इनका ट्रांसफ़र करा देंगे। इन्होंने सोचा, हालांकि सरकार के पास अधिकार होता है कि वह आरबीआई के गवर्नर को हटा सकती है। फिलहाल के लिए नियुक्ति भी वही करती है, तो हटा भी सकती है। फिलहाल के लिए ये चले गए बेचारे। अब नेताजी को ये बात पसंद नहीं आई कि आरबीआई के गवर्नर ने जवाब दे दिया। फिर इन्होंने व्यवस्था सोची कि अब क्या किया जा सकता है। सारी बातें होने लगी। फिर ये विचार आया कि भैया, अकेले एक व्यक्ति मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है और देखता है कि इन्फ्लेशन है या नहीं है, मतलब महंगाई है या नहीं है। अगर महंगाई है तो वह ब्याज दरों को बढ़ा करके उसे कंट्रोल करता है। अगर कम है तो उसको लगता है कि मतलब अर्थव्यवस्था में डिमांड कम है, सप्लाई अधिक है,
यानी मंदी की स्थिति है तो उसे जैसा लगता है उसके हिसाब से ब्याज दरों को वो कम कर देता है ताकि अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़े। लेकिन विपरीत प्रभाव पड़ा था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने से, और ये नेताजी के मन में बात बैठ गई थी। उन्होंने क्या किया कि सारी बातों की चर्चा के बाद निष्कर्ष ये निकला कि एक समिति बनाते हैं और समिति बताएगी कि क्या करना चाहिए इसका। क्या अकेले इस व्यक्ति को अधिकार देना चाहिए कि ये मौद्रिक नीति की समीक्षा करे या कोई और उपाय करना चाहिए। तो फाइनली वर्ष 2002 की बात है, वाईवी रेड्डी समिति का गठन किया गया। वाईवी रेड्डी समिति ने सुझाव दिया, नहीं माना गया। फिर उसके बाद बात आती है वर्ष 2004 की। वर्ष 2004 में पारस मिस्त्री समिति का गठन किया गया, फिर वहाँ से भी बात नहीं बनी। 2006 में एक और समिति का गठन किया गया और उसका नाम था तारापुर समिति। तारापुर समिति के बाद फिर एक समिति गठित की गई 2009 में, जिसे कहा जाता है रघुराम राजन समिति। फाइनली इन समितियों ने अपने अपने रिकमेंडेशन दिए। रिकमेंडेशन देने के बाद उर्जित पटेल समिति 2013 में गठित की गई। उस समिति ने सुझाव दिया और अमेरिका के जो केंद्रीय बैंक के द्वारा नीति अपनाई जाती है या वहाँ पर फेडरल ओपन मार्केट कमिटी है, उसी के आधार पर भारत में एक मौद्रिक नीति समिति बनाने पर चर्चा हुई और ये कहा गया कि एक मौद्रिक नीति समिति बना दी जाएगी जो 6 सदस्यीय होगी और वही 6 सदस्यीय समिति मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगी। मतलब ये है कि वो देखेगी कि क्या वाकई में महंगाई है, और महंगाई है तो हमें ब्याज दरों को कट करना पड़ेगा, ब्याज दरों को बढ़ाना पड़ेगा, और लग रहा है कि महंगाई नहीं है तो हमें खपत बढ़ाने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए विस्तारित मौद्रिक नीति का प्रयोग करना चाहिए। तो 6 सदस्यीय समिति का प्रावधान कर दिया गया। अब 6 सदस्यीय जो समिति बनाई गई, इस समिति का नाम था मौद्रिक नीति समिति, जो अभी है, और मौद्रिक नीति समिति ही वर्तमान समय में इसकी समीक्षा करती है, यानी कि मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है और ये देखती है कि महंगाई है तो ब्याज दरों को बढ़ाया जाए, महंगाई है तो ऐसी स्थिति में ब्याज दरों को बढ़ाया जाए और बढ़ा करके कंट्रोल कर लिया जाए। अगर महंगाई नहीं है तो उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाए। अब बात ये हुई कि ये ऐसे ही नहीं बन गया। इस 6 सदस्यीय समिति को बनाने के लिए आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया। 1934 की धारा 45ZB के तहत इस 6 सदस्यीय समिति का प्रावधान किया गया। 6 सदस्यीय समिति के बारे में बात कर लेते हैं। 6 सदस्यीय समिति में जो 3 सदस्य होते हैं वो आरबीआई की तरफ से होते हैं। आरबीआई की तरफ से उसमें एक गवर्नर होता है, एक डेप्यूटी गवर्नर होता है, और जो आरबीआई का महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जो एक संस्था बनाई गई है, केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड के द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है जिसे बैंक अधिकारी कहते हैं। ये 3 व्यक्ति होते हैं जो आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 व्यक्ति होते हैं जो सरकार की तरफ से, और तीनों ही व्यक्ति इकोनॉमिस्ट होते हैं, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ होते हैं, और वो सभी शामिल होते हैं। इनकी बैठक होती है और बैठक में यह डिसीजन लिया जाता है कि क्या इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन है तो उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि किस आधार पर वो डिसीजन लेंगे, कैसे समझेंगे कि हमें घटाने की ज़रूरत है या बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए 2016 में, मई 2016 की बात है, एक प्रावधान किया गया और ये कहा गया कि हम मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कर लेते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। और लक्ष्य ये निर्धारित किया गया कि अगर हमारे देश में 6% से अधिक जा रहा है महंगाई, ठीक है, उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। अगर 2% से कम है तो उसके आधार पर निर्णय लेंगे। अब इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय लिया गया और उसको कहा गया 4 + -2, यानी कि 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। अगर इसके बीच यानी कि 2 से लेकर के 6 के बीच में चीज़ें चल रही हैं तो ठीक है, और अगर लग रहा है कि नहीं अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ानी है तो खपत बढ़ाने के लिए हम ब्याज दर को कम करेंगे। तो इस तरह से
जो इनके बीच में तू मैं हुआ था, विवाद हुआ था, उसी विवाद के परिणाम स्वरूप 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति बनाई गई, जो आज मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। और आरबीआई के गवर्नर से वो अधिकार ले करके मौद्रिक नीति समिति को दे दिया गया, ताकि मौद्रिक नीति की समीक्षा में पारदर्शिता भी रहे और जवाबदेहिता भी हो। अब बात यह है कि जवाबदेहिता कैसे सुनिश्चित होगी। तो जवाबदेहिता के लिए प्रावधान ये किया गया कि मौद्रिक नीति समिति बहुमत के आधार पर निर्णय लेगी, और बहुमत के आधार पर निर्णय इस तरह से लेगी कि जो 6 सदस्य हैं, 6 सदस्यों को वोट देने का अधिकार होगा, मत देने का अधिकार होगा। अगर मान लीजिए मत बराबर हो जाता है, वैसी स्थिति में गवर्नर को यह अधिकार दिया गया कि वह एक निर्णायक मत दे सकते हैं, एक अधिक मत दे सकते हैं, और अगर पक्ष में या विपक्ष में जो भी डिसीजन लेंगे वो मान्य होगा। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण बात है, इतनी बातें बताने कहने के बाद, ठीक है, ये हुआ कि ठीक है, हम ये डिसीजन ले तो लेंगे, कैसे जवाबदेहिता तय होगी। तो जवाबदेहिता तय करने के लिए कहा गया कि जो भी डिसीजन लिया गया है, अगर सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले जो 3 इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अगर कोई गलत तर्क दिया है तो उसके आधार पर उनकी आलोचना कैसे होगी। तो इसमें ये व्यवस्था दी गई कि 14 दिन के अंदर जो 6 सदस्य हैं, 6 सदस्यों ने क्या क्या तर्क दिए हैं, किसके आधार पर उन्होंने कहा है कि ब्याज दर को घटाना चाहिए या ब्याज दर को बढ़ाना चाहिए, वो सब कुछ सार्वजनिक कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के ऐसे समझिए, न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो चाह कर के भी जो 3 इकोनॉमिस्ट हैं, वह सरकार के पक्ष में अंधभक्ति से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हैं, और इस तरह से उसकी जवाबदेहिता और पारदर्शिता दोनों ही निर्धारित कर दी गई। फिलहाल भारत में मौद्रिक नीति की समीक्षा मौद्रिक नीति समिति के द्वारा किया जाता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। आज के सेशन में इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।